अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी कैलकुलेटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 20 के रिमेनिंग मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 97 व्हिच इज़ क्लाउड यूसेज मॉनिटर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो आपकी क्लाउड रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और प्रोसेस करता है, ताकि बाद में उस बेसिस पर आपको चार्ज किया जा सके। तो ये क्लाउड स्टोरेज मॉनिटर आपके क्लाउड रिसोर्सेज के लिए ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ नॉलेज में बताया हुआ है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए मीटर लगा होता है। उसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है कि आपने कितनी बिजली यूज़ करी, कब यूज़ करी, हर महीने के यूनिट्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। बाद में उस डेटा की बेसिस पर आपका बिल जनरेट किया जाता है, बिजली का बिल। इसी तरह क्लाउड यूसेज मॉनिटर आपके सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर, उसकी यूजेज, रैम की यूजेज, स्टोरेज, नेटवर्क, सर्विस टाइम, ये तमाम चीज़ों का डेटा कलेक्ट करता है, इनको मॉनिटर करता है, ताकि बाद में इन बेसिस पर आपको चार्ज किया जा सके। ना उसकी ज़रूरत क्यों है? जैसा कि हमें पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको जो चार्ज किया जा रहा होता है वो पे एज़ यू गो मॉडल के ज़रिए किया जा रहा होता है, यानी जितनी आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उन बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है। तो अगर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा तो पता नहीं होगा कि क्लाउड प्रोवाइडर्स को ये नहीं पता होगा कि हमें अपने कस्टमर्स को कितना चार्ज करना है, किन बेसिस पर चार्ज करना है। नाउ जो डेटा कलेक्ट हो रहा है इसका स्कोप क्या है? आपके मॉड्यूल में कहा गया है कि द रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन द स्कोप एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा कलेक्टेड। यानी जितना भी डेटा ये ट्रैकिंग सिस्टम कलेक्ट कर रहा होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोवाइडर क्या चीज़ एनालाइज करना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर प्रोवाइडर को बिलिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनकी बेसिस पर वो आपको चार्ज कर सके, तो वो आपकी सीपीयू यूजेज, रैम यूजेज, स्टोरेज यूजेज का डेटा कलेक्ट करेंगे, देन आपकी इनवॉइस जनरेट करेंगे उन बेसिस पर। बट अगर प्रोवाइडर को परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि बिलिंग करने के लिए डेटा नहीं चाहिए बल्कि सिस्टम की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए डेटा चाहिए, तो वो रिस्पॉन्स टाइम, नेटवर्क ट्रैफिक और सर्विस अवेलेबिलिटी का डेटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि यूज़र की रिक्वेस्ट पर सिस्टम कितना टाइम लगाता है उसको रिस्पॉन्ड करने में, ट्रैफिक कम या ज़्यादा होने की सूरत में सिस्टम उसको कैसे रिएक्ट करता है, कैसे हैंडल करता है, और सर्विस आपकी कितनी ज़्यादा अवेलेबल है, या फिर अगर डाउन टाइम में जाती है तो कितनी देर के लिए जाती है। तो ये सब चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। और कितनी तरह के क्लाउड यूसेज मॉनिटर होते हैं, हमें यहाँ पर 3 कॉमन टाइप्स दी गई हैं: मॉनिटरिंग एजेंट, रिसोर्स एजेंट एंड पोलिंग एजेंट। सो पहले हम पढ़ते हैं मॉनिटरिंग एजेंट। मॉनिटरिंग एजेंट का काम होता है आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना। यानी क्लाउड रिसोर्सेज के दरमियान जितना भी डेटा फ्लो कर रहा होता है, जो फाइल्स आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, जो डेटा जा रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है, सेंड किया जा रहा होता है, उन सबको मॉनिटर करना। नाउ ये नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करते हैं, यानी जो आपका डेटा छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो रहा होता है, देन सेंड किया जा रहा होता है, उसको डेटा पैकेट्स कहते हैं। जो रियल टाइम कम्युनिकेशन में मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं उसको मॉनिटर कर रहा होता है, जो भी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनको मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर कोई क्लाउड पर वेबसाइट होस्ट हुई हुई है और मल्टीपल यूजर्स उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो मॉनिटर एजेंट उस वेबसाइट में क्या रिकॉर्ड कर रहा होगा, कितने यूजर्स कितनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उन रिक्वेस्ट की तादाद, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कितने ज़्यादा यूजर्स उस वेबसाइट को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और जितना भी डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा उन सबको मॉनिटर करना इस मॉनिटरिंग एजेंट का काम है। जिस तरह रोड पर ट्रैफिक कैमरास लगे हुए होते हैं तो वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ट्रैफिक का फ्लो कैसा है, कोई ट्रैफिक जाम तो नहीं है। तो ये मॉनिटरिंग एजेंट भी एक नेटवर्क ट्रैफिक कैमरा की तरह होता है। यहाँ पर आपको इस मॉनिटरिंग एजेंट का एक वर्किंग फ्लो दिया हुआ है, जैसे ही कि कोई यूज़र कोई क्लाउड सर्विस एक्सेस करता है, ये मॉनिटरिंग एजेंट उस यूज़र का डेटा कलेक्ट करने लगता है। कौन कौन से रिसोर्सेज उस यूज़र ने यूज़ किए, कितनी ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ करी, कौन कौन सी सर्विसेज एक्सेस की, तमाम इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और एनालिसिस के लिए डेटा भेज दिया जाता है सिस्टम पर। देन नेक्स्ट इज़ रिसोर्स एजेंट। रिसोर्स एजेंट का सिर्फ सिंपल काम ये होता है कि जितने भी क्लाउड रिसोर्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको मेजर करना, उनको मॉनिटर करना। जैसे जो मॉनिटरिंग एजेंट्स होती हैं वो ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, इस तरह ये रिसोर्स एजेंट सिर्फ रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जब भी आप कभी न्यू वर्चुअल मशीन्स या न्यू रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जो नए रिसोर्सेज आप इनिशिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको ये रिकॉर्ड करते हैं। जब आप टेम्परेरी तौर पे कोई रिसोर्स पॉज़ कर देते हैं, या फिर जब आप कोई वर्चुअल मशीन या कोई रिसोर्स रिलीज़ करते हैं तो उसको मॉनिटर करते हैं। कोई पॉज़ किया हुआ रिसोर्स जब रिज़्यूम किया जाता है, यानी जो भी सस्पेंडेड रिसोर्सेज होती हैं उनको रिज़्यूम करने प्रोसेस। देन वर्टिकल स्केलिंग, यानी अगर आपको किसी रिसोर्स की कैपेसिटी में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, स्केल अप या स्केल डाउन करना है, तो ये वर्टिकल स्केलिंग कहलाती है। रिसोर्स एजेंट इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि इनिशिएटिंग का मतलब होता है कोई रिसोर्स स्टार्ट करना है, जैसे कि वर्चुअल मशीन स्टार्ट करना है। सस्पेंडिंग मतलब टेम्परेरीली आप अपना कोई रिसोर्स
स्टॉप कर दें, पॉज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वर्चुअल मशीन स्लीप मोड में डाल दें। रेज्यूमिंग का मतलब सस्पेंडिंग रिसोर्स को रीस्टार्ट करना। जैसे उस स्लीप मोड पे जो वर्चुअल मशीन है आपने उसको दोबारा स्टार्ट किया तो ये रेज्यूमिंग रिसोर्स कहलाता है। देन वर्टिकल स्केलिंग इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिसोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। ऑलरेडी मौजूद रिसोर्सेज की कैपेसिटी में स्केलिंग करना वर्टिकल स्केलिंग कहलाते हैं। नाउ रिसोर्स एजेंट क्या करते हैं? जब भी इन चारों में से कोई इवेंट होता है जो हमने ऊपर पढ़े तो रिसोर्स एजेंट उसको रिकॉर्ड करता है, मॉनिटर करता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर किसी कस्टमर ने अपनी रैम अपग्रेड की है फ्रॉम 8 GB टू 16 GB, तो ये रिसोर्स एजेंट इस चीज़ को मॉनिटर करेगा, रिकॉर्ड करेगा। जब भी कोई स्केलिंग इवेंट होगा यानी रिसोर्सेज में स्केलिंग की जाएगी, कोई नई रिसोर्स एलोकेट की जाएगी, तब ये जो रिकॉर्ड्स होती हैं इनमें भी अपडेट की जाती है। देन इंटीग्रेशन विद रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल। आपके सिस्टम में क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है। इसका भी यही काम होता है कि जितने भी क्लाउड रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, मॉनिटर करना, ट्रैक करना और इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ये रिसोर्स एजेंट इस क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करना है। और यही रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल यूजर्स को रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी रिसोर्स स्केलिंग की जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। देन नेक्स्ट इज पॉलिंग एजेंट। पॉलिंग एजेंट कंटिन्यूसली आपके सिस्टम को मॉनिटर नहीं कर रहा होता, बल्कि किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके सिस्टम का करंट स्टेटस मालूम करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को, डेटा को अपने पास मौजूद डेटा में अपडेट कर देता है। सो पॉलिंग का इंडिविजुअल मीनिंग आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि पॉलिंग का मतलब होता है रिपीटेडली किसी चीज़ को बार बार चेक करना। जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ बताया हुआ है कि हर 5 मिनट के बाद पॉलिंग एजेंट ये चेक कर रहे हैं क्या सर्विस स्मूथली रन कर रही है। ये एक पॉलिंग एजेंट है जो हर 5 मिनट के स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद सेम स्टेटस मॉनिटर कर रहा है। पॉलिंग एजेंट कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करता है? फर्स्ट इज अप टाइम, यानी कितनी देर के लिए सर्विस यूजर्स के लिए एक्सेसिबल है, अवेलेबल है। दूसरा डाउन टाइम, कितनी देर के लिए सर्विस अनअवेलेबल है या वो रिसोर्स अनअवेलेबल है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हर 1 मिनट के स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये पॉलिंग एजेंट सर्विस की या रिसोर्स की स्टेट चेक कर रहा है। यहाँ पर आपको एक हल्का सा कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन ऑल 3 एजेंट्स। मॉनिटरिंग एजेंट आपके नेटवर्क की ट्रैफिक, जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक होती है, डेटा पैकेट्स होते हैं, उनको मॉनिटर करता है। और जो रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही होती है, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, उनको मॉनिटर करता है। रिसोर्स एजेंट आपके रिसोर्सेज की यूजेज और स्केलिंग को मॉनिटर कर रहा होता है। पॉलिंग एजेंट कंटिन्यूसली आपके रिसोर्सेज को, आपकी सर्विसेज को चेक नहीं कर रहा होता, बल्कि पीरियोडिकली हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल हर 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, नहीं कंटिन्यूसली चेक करने की बजाय एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज करें तो हमने पढ़ा कि क्लाउड यूजेज मॉनिटर आपके क्लाउड रिसोर्सेज के यूजेज डेटा को कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। इन्हीं यूजेज मॉनिटर की हेल्प से क्लाउड प्रोवाइडर्स सोर्सेज की यूजेज रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ट्रैक करते हैं और इन बेसिस पर कस्टमर्स के लिए बिलिंग और इनवॉइसेस जनरेट की जाती हैं। अब जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है इन यूजेज मॉनिटर्स के जरिए, ये क्लाउड प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ एनालाइज करने के लिए डेटा चाहिए। जैसे कि मॉनिटरिंग एजेंट नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और रियल टाइम मैसेजेस को मॉनिटर करता है और ये कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है। रिसोर्स एजेंट रिसोर्सेज के स्पेसिफिक इवेंट्स को, जैसे कि स्केलिंग, रिसोर्स सस्पेंडिंग, ज्यूमिंग, गेटिंग वगैरह, इन सबको मॉनिटर कर रहा होता है। और पोलिंग एजेंट हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिसोर्सेज को चेक कर रहा होता है, उनका स्टेटस अपडेट कर रहा होता है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, अप टाइम, डाउन टाइम, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। कंटिन्यूसली नहीं, बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। क्लाउड प्रोवाइडर इन्हीं यूजेज मॉनिटर को यूज़ करते हैं ताकि रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, ट्रैक कर सकें और उनकी यूजेज की बेसिस पर कस्टमर्स को चार्ज कर सकें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 98 विच इज़ रिसोर्स रेप्लिकेशन। नाउ रिसोर्स रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अपने आईटी रिसोर्सेज की मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर ना, ताकि अगर एक कॉपी फेल हो जाती है या किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से एक्सेसिबल नहीं होती, तो उस सिचुएशन में भी आपकी क्लाउड सर्विसेज कंटिन्यू रहें, उनमें डाउन टाइम ना आए, जिससे अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। एप्लीकेशन का सिंपली मतलब होता है कॉपी करके रखना है, डुप्लीकेट बना के रखना। अब क्यों ज़रूरत है हमें इस रिसोर्स एप्लीकेशन की?
क्लाउड प्रोवाइडर्स अपनी सर्विसेज में एक वक्त में मिलियंस की तादाद में यूजर्स को सर्व कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट लोकेशन से बैठ के इन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अगर सर्वर फेल हो जाता है और उसकी कोई बैकअप कॉपी मौजूद नहीं होती, तो उससे क्या होगा कि वेबसाइट डाउन टाइम में चली जाएगी, एप्लीकेशंस और सर्विसेज काम करना बंद कर देंगी, और यूजर्स जो जेन्युइन यूजर्स हैं जो उन सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस डाउन टाइम को अवॉइड करने के लिए, सर्विस की अनअवेलेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने रिसोर्सेज की डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर डिफरेंट लोकेशंस पे सेव करके रखते हैं। नाउ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इन क्लाउड आईटी रिसोर्सेज को रेप्लिकेट करने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था कि एक वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है, यानी फिजिकल सर्वर पर उसे होस्ट किया जा रहा होता है। तो क्योंकि वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके तमाम आईटी रिसोर्सेज भी वर्चुअलाइज होते हैं, सीपीयू, रैम, स्टोरेज वगैरह, तो उनको कॉपी किया जा सकता है, क्लोन किया जा सकता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, उन्हें रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये रेप्लिकेट करना किसी फिजिकल मशीन को फिजिकल सर्वर को रेप्लिकेट करने से बहुत ईजी होता है। से आपके मॉड्यूल में एक सिस्टम सर्वर फेलियर रिकवरी की एग्जांपल दी गई है। जैसे एक फिजिकल सर्वर ए है जिस पर एक वर्चुअल मशीन होस्ट की जा रही है, और उस वर्चुअल मशीन पर किसी कंपनी की वेबसाइट रन हो रही है, उसका डेटाबेस मौजूद है और कस्टमर्स का सीआरएम सॉफ्टवेयर या पोर्टल मौजूद है। तो अगर ये फिजिकल सर्वर एक क्रैश कर जाता है किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से, तो अगर इसमें जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनको रेप्लिकेट करके नहीं रखा जाएगा, तो जो वेबसाइट इस वर्चुअल मशीन पे रन की जा रही थी, होस्ट की जा रही थी, वो काम करना बंद कर देगी। सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाएंगी, जो यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और उस कंपनी को डाउन टाइम सफ़र करना पड़ेगा। बट अगर वो वर्चुअल मशीन क्लोन करके रेप्लिकेट करके रखी जाएगी किसी फिजिकल सर्वर बी के ऊपर, तो जब वो सर्वर ए फेल होगा, तो जो दूसरे सर्वर पर, सर्वर बी पर जो वर्चुअल मशीन की कॉपी मौजूद है, वो काम करना स्टार्ट कर देगी। फ़ौरन वर्कलोड स्विच कर दिया जाएगा, ट्रैफिक स्विच कर दिया जाएगा, और जो वेबसाइट है वो यूज़र्स के लिए अवेलेबल रहेगी, एक्सेसिबल रहेगी, और डाउन टाइम बहुत कम से कम होगा। यानी वो मिनिमल टाइम जितनी देर में नेटवर्क ट्रैफिक को स्विच किया जा रहा होगा फ्रॉम फिजिकल सर्वर ए टू फिजिकल सर्वर बी, सिर्फ वो टाइम काउंट किया जाएगा एज डाउन टाइम। एग्जाम्पल 2 है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। पर हमने वर्टिकल स्केलिंग पढ़ा था, जिसमें रिसोर्सेज की, ऑलरेडी मौजूद रिसोर्सेज की कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है डिमांड के मुताबिक, वो वर्टिकल स्केलिंग कहलाती है। बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ऑलरेडी मौजूद रिसोर्सेज में कम या ज़्यादा नहीं किया जाता, बल्कि नए रिसोर्सेज ऐड किए जाते हैं। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यानी बजाय इसके कि आप एक रिसोर्सेज में कैपेसिटी ऐड करते जाएं, उसको लार्ज बनाते जाएं, सिंपली उस रिसोर्सेज की और कॉपीज ऐड कर देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया कि अगर कोई वेबसाइट है, तो उसके नॉर्मल एवरेज यूज़र्स हैं 1000 विजिटर्स, जिसके लिए एक वर्चुअल मशीन काफ़ी है। बट अगर उस वेबसाइट पर कोई सेल चल रही है जहाँ एक दिन में 1000 विजिटर्स होते थे, अब 10,000, 100, 1,00,000 विजिटर्स हैं, तो एक वर्चुअल मशीन के लिए काफ़ी नहीं होगा उन तमाम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बजाय इसके कि आप उस एक वर्चुअल मशीन में मौजूद आईटी रिसोर्सेज की कैपेसिटी इंक्रीज़ करें, आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेंगे, यानी वर्चुअल मशीन की कॉपीज़ ऐड करते जाएँगे। जैसे वर्चुअल मशीन 1, 2, 3, 4, अब वो तमाम चारों वर्चुअल मशीन्स मिल के यूज़र की तमाम रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही होंगी, तमाम ट्रैफिक को, वर्कलोड को हैंडल कर रही होंगी। देन डायनेमिक स्केलिंग क्या होती है? जैसे हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पढ़ा, ये वैसे ही होता है, बट इसमें जो ये प्रोसेस होता है स्केलिंग का, यानी डिमांड जब बढ़े तो आपके रिसोर्सेज भी इंक्रीज़ हो जाए, और जब डिमांड कम हो तो आपके रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, इसलिए इसको डायनेमिक स्केलिंग कहा जाता है। यानी वर्चुअल मशीन्स की कॉपीज़ इंक्रीज़ कर देना जब वर्कलोड इंक्रीज़ हो, और जब वर्कलोड डिक्रीज़ हो, कम हो, तो उनकी जो एक्स्ट्रा वर्चुअल मशीन की कॉपीज़ हैं, उनको रिलीज़ कर दिया जाए, ताकि कॉस्ट और रिसोर्सेज दोनों बचाए जा सकें। अब इन रिसोर्स रेप्लिकेशन का क्या कनेक्शन है क्लाउड यूसेज मॉनिटर के साथ? ये जो रेप्लिकेटेड रिसोर्सेज होती हैं, इनको क्लाउड यूसेज मॉनिटर के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा होता है, क्योंकि इसको भी प्रोवाइडर को मॉनिटर करना होता है कि किसी एक रिसोर्स की, किसी एक वर्चुअल मशीन की कितनी ज़्यादा कॉपीज़ एग्जिस्ट करती हैं, कौन-कौन सी वर्चुअल मशीन्स इस वक़्त एक्टिव हैं, कितनी ज़्यादा सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर कंज़्यूम की जा रही है, कौन-कौन सी वर्चुअल मशीन्स कंज़्यूम कर रही हैं, कितनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो गई है, कितनी रहती है। तो ये तमाम चीज़ें मॉनिटर करने के लिए क्लाउड यूसेज मॉनिटर यूज़ करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। नाउ क्लाउड यूसेज मॉनिटर में हमने 3 तरह के मॉनिटर्स पढ़े थे। इस स्पेसिफिक काम के लिए कौन-सा मॉनिटर यूज़ होगा, ये आपने कमेंट्स में बताना है। नाउ उस रिसोर्स एप्लीकेशन का बिलिंग के साथ क्या कनेक्शन है? आपके मॉड्यूल में कहा गया है कि रिसोर्स एप्लीकेशन इज़ एसेंशियल फॉर पे एज़ यू गो बिलिंग। क्यों, हम वो देखते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि पे एज़ यू गो मॉडल में जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आप जितनी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उस यूसेज की बेसिस पर आपको चार्ज कर रहे होते हैं। सपोज़ करें कि अगर एक आइडियल नॉर्मल सिचुएशन है, उसमें जो है वो एक यूज़र सिर्फ 1 वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा होता है, तो उसे एक वर्चुअल मशीन के लिए ही पे करता है। बट वर्कलोड के टाइम पर 5 रेप्लिकेटेड वर्चुअल मशीन्स रन हो रही हैं,
तो कस्टमर उन 5 वर्चुअल मशीन्स के लिए पे करेगा सिर्फ़ उस स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के दौरान, जितनी देर के लिए वो रिसोर्सेज़ वो वर्चुअल मशीन यूज़ किए जा रहे होंगे। जब ये वर्कलोड कम हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा वर्चुअल मशीन्स लगाई थी उनको रिमूव कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस डायनामिकली होगा यानी ऑटोमैटिकली होगा। अब हम बेनिफिट्स देखते हैं रिसोर्स रेप्लिकेशन के। फर्स्ट इज़ हाई अवेलेबिलिटी। क्योंकि रिसोर्सेज हम कॉपीज़ बना के रेप्लिकेट करके सेव कर लेते हैं अपने पास, तो अगर हमारा सर्वर फेल हो जाता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से, डाउन टाइम में चला जाता है, तो स्टिल हमारी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं यूज़र्स के लिए। यूज़र्स स्टिल उसे एक्सेस कर सकते हैं। देन फॉल्ट टॉलरेंस। फेलियर्स की सूरत में आपकी सर्विस कंप्लीटली बंद नहीं होती, सिर्फ एक मिनिमल सा थोड़ा सा डाउन टाइम आता है। सिर्फ वो टाइम काउंट होता है डाउन टाइम की सूरत में जब वो आपका वर्कलोड मूव किया जा रहा होता है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। देन स्केलेबिलिटी। जो रिसोर्सेज रेप्लिकेट करके रखे जा रहे होते हैं वो डिमांड के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज भी किए जा सकते हैं, उन्हें स्केल भी किया जा सकता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो यूज़र्स की रिक्वेस्ट को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए तमाम वर्चुअल मशीन्स में, तमाम सर्वर्स में इक्वली वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देन इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। क्योंकि सिस्टम डाउन टाइम में नहीं जाता तो इसलिए यूज़र्स के लिए सर्विसेज ज़्यादातर टाइम पर 99% ऑफ द टाइम अवेलेबल रहती हैं, एक्सेसिबल रहती हैं और यूज़र्स को कोई इंटरप्शन नहीं फेस करनी पड़ती। सो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि रिसोर्स एप्लीकेशन में हम अपनी आईटी रिसोर्सेज की मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करते हैं जिससे अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है, हमारी सर्विसेज रिलायबल बन जाती हैं और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। ये जो रिसोर्सेज हम रेप्लिकेट करके रख रहे होते हैं ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर रहे होते हैं। इस रेप्लिकेशन के ज़रिए फिजिकल सर्वर फेलियर से बचा जा सकता है, उनसे ईजिली रिकवर किया जा सकता है। जो ओरिजिनल वर्चुअल मशीन है अगर वो किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से अनअवेलेबल हो जाती है, डाउन टाइम में जाती है, तो जो रेप्लिकेटेड वर्चुअल मशीन्स हैं उसकी गैर मौजूदगी की सूरत में वो स्टिल सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती हैं और यूज़र्स को सर्विसेज एक्सेसिबल रहती हैं, उनके लिए सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। नाउ रेप्लिकेशन में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की जाती है, यानी रिसोर्सेज को कॉपी करके इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। वर्कलोड के इंक्रीज होने की सूरत में ऑलरेडी रेप्लिकेटेड वर्चुअल मशीन्स में हम मजीद ऐड कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स, ताकि ट्रैफिक को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके। और ये जो रेप्लिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं इनको क्लाउड यूजेज मॉनिटर्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा होता है, ट्रैक किया जा रहा होता है। और ये रिसोर्स रेप्लिकेशन पे एज यू गो बिलिंग मॉडल को सपोर्ट करती है, यानी आप जितने रिसोर्सेज यूज करते हैं और जितने रेप्लिकेटेड रिसोर्सेज यूज करते हैं उन बेसिस पर आपको सिर्फ चार्ज किया जा रहा होता है। और ये रिसोर्स रेप्लिकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल मैकेनिज्म है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 99, लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर, विच इज रेडीमेड एनवायरनमेंट। रेडीमेड एनवायरनमेंट इज लाइक कि आपने एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट किया है, बजाय इसके कि आप एक खाली घर रेंट करते हो और उसमें आप तमाम फर्नीचर खुद लगाते हैं, तो उसके लिए आपके अलग से पैसे लगते हैं। आपने सिंपली एक फुल्ली फर्निश्ड घर रेंट कर लिया है। आपको बेड, सोफ़ा, किचन अप्लायंसेस, इंटरनेट कनेक्शन, किचन के तमाम बर्तन वगैरह सब आपको ऑलरेडी मिला है और आपने रेंट किया है। आप सिंपली जाएँगे और उस घर में रहना शुरू कर देंगे। इसी तरह से एक रेडीमेड एनवायरनमेंट होता है। हमने पढ़ा था प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में पिछले कुछ मॉड्यूल्स में, जो यूजुअली डेवलपर्स यूज़ करते हैं, जिसमें उनको प्री कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ तमाम डेवलपमेंट टूल्स, एनवायरनमेंट, सॉफ्टवेयर्स सब पहले से मौजूद होता है। वो सिंपली सिर्फ जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो रेडीमेड एनवायरनमेंट का यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म जहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने यूज़र्स को प्री कॉन्फ़िगर्ड प्लेटफ़ॉर्म इंस्टेंसेस देते हैं, बजाय इसके कि जो यूज़र्स हैं, क्लाउड कंज्यूमर्स हैं, वो इतना टाइम लगाकर तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वो सिंपली एक प्री कॉन्फ़िगर्ड प्लेटफ़ॉर्म इन क्लाउड प्रोवाइडर से रेंट कर लेते हैं। जैसे अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो अगर आप एक रेडीमेड एनवायरनमेंट नहीं रेंट करते, आप हर चीज़ खुद करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, डेटाबेस चाहिए होगा स्टोर करने के लिए, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे उससे रिलेटेड टूल्स, फ्रेमवर्क्स आपको चाहिए होंगे, वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, हर चीज़ कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम लग सकता है, बहुत सारे दिन लग सकते हैं। बट अगर आप एक रेडीमेड क्लाउड एनवायरनमेंट किसी क्लाउड प्रोवाइडर से रेंट करते हैं, तो सब चीज़ें, पूरा एनवायरनमेंट आपको पहले से तैयार मिलेगा, प्री कॉन्फ़िगर्ड होगा। आप सिंपली लॉगिन करेंगे और अपना काम करना शुरू करेंगे, अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करना शुरू करेंगे। क्योंकि इसमें क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको एक रेडीमेड एनवायरनमेंट दिया जा रहा होता है, तो इसलिए इस पूरे एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, मैनेज करना और ये इंश्योर करना कि ये प्रॉपर्ली रन करे, काम करे, ये क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह जब आप किसी होटल रूम में जाते हैं, तो वो उस होटल को क्लीन करना, साफ़ करना, मेंटेन करना, ये सब उस होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सिर्फ उसको क्योंकि रेंट कर रहे होते हैं, तो आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इसी तरह क्लाउड प्रोवाइडर इस प्लेटफ़ॉर्म को मैनेज कर रहे होते हैं,
और आपको एक रेडीमेड एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें आप डायरेक्टली जाते हैं और कोडिंग करना शुरू करते हैं एज़ अ डेवलपर। तो अब नेक्स्ट है टाइम एफिशिएंट प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज को क्रिएट करना, प्रिपेयर करना, उनको सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना। तो क्योंकि हमें प्रोवाइडर की तरफ से पूरा एनवायरनमेंट प्री कॉन्फ़िगर्ड मिल रहा होता है, यानी पहले से हर चीज़ रेडीमेड होती है, हमें कोई लंबी-लंबी इंस्टॉलेशंस नहीं करनी पड़ती, कोई वेट नहीं करना पड़ता, हर चीज़ पहले से इंस्टॉल्ड होती है, तमाम टूल्स, फ्रेमवर्क सब कुछ रेडीमेड मिल रहा होता है। बट इसमें हम डायरेक्टली ये एनवायरनमेंट रेंट आउट करके यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जब आप चाय बना रहे होते हैं, अगर आप कोई नॉर्मल तरीके से चाय बनाएँ, तो आप पहले पानी गरम करेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर पकाएँगे। बट अगर आप जो टी बैग्स होते हैं वो यूज़ करें, आप सिंपली उस टी बैग को गर्म पानी में डालेंगे और आपकी चाय बन जाएगी। ये फ़ास्ट होता है, एफ़िशिएंट होता है। तो कौन-कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती है क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से जब आप इस तरह की सर्विसेज़ रेंट आउट करते हैं? फर्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। वो तमाम टूल्स जो किसी वेब एप्लीकेशन को, क्लाउड एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोड एडिटर्स जैसे विजुअल स्टूडियो कोड होता है, सबलाइम होता है। कंपाइलर्स जैसे जावा के लिए जावा सी कंपाइलर होता है और डीबगिंग टूल्स। ये बेसिक टूल्स होते हैं जो कोड लिखने में डेवलपर्स को हेल्प करती हैं। नेक्स्ट डेटाबेसेस। ऑलरेडी डेटाबेसेस क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं जैसे कि माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी वगैरह। बजाय इसके कि आप खुद स्क्रैच से ये तमाम डेटाबेसेस इंस्टॉल करें, आपको वो रेडी टू यूज़ मिलती हैं प्रोवाइडर की तरफ से। थर्ड इज़ मिडलवेयर। मिडलवेयर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक मिडल मैन की तरह काम करता है बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। जैसे एनालॉजी में आपको दिया हुआ है कि अगर 2 लोग हैं जो 2 अलग-अलग ज़बानें बोलते हैं तो उनके बीच में एक ट्रांसलेटर रखा जाता है ताकि उन दोनों को एक-दूसरे की बात समझ आ सके। इसी तरह 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को एक-दूसरे से एफिशिएंटली कम्युनिकेट कराने के लिए मिडलवेयर यूज़ किया जाता है, ताकि एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, एक-दूसरे को समझ सकें, सर्विसेज़ एक्सचेंज कर सकें, डेटा एक्सचेंज कर सकें। डिफरेंट तरह के सिस्टम्स जो अलग-अलग फंडामेंटल्स पर बने हुए हैं, वो अलग-अलग बेसिक्स पर बने हुए हैं, वो आपस में मिलकर काम कर सकें किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। फोर्थ इज़ गवर्नेंस टूल्स। ये वो टूल्स होते हैं तो इस पूरे क्लाउड एनवायरनमेंट को जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, इस पूरे क्लाउड एनवायरनमेंट को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपके रिसोर्सेज़ को, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। यूज़र मैनेजमेंट करते हैं, यानी ये मेक श्योर करते हैं कि एज़ अ यूज़र आपको जिन-जिन चीज़ों का एक्सेस मौजूद है, आप उनको ईज़िली एक्सेस कर पाएँ, सर्विसेज़ आपके लिए हर वक़्त अवेलेबल रहें और एक्सेस कंट्रोल मैनेज करते हैं, यानी सिर्फ़ ऑथेंटिक यूज़र्स ही एक्सेस कर पाएँ। जैसे यूज़र को कौन सा एक्सेस देना है, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। मल्टी टेनेंट जिस तरह हमने पहले पढ़ा था जिसमें सिंगल प्लेटफ़ॉर्म को मल्टीपल कस्टमर्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं, हर अपार्टमेंट में अलग-अलग फैमिलीज़ रह रही हैं, हर फैमिली का अपना एक अपार्टमेंट है। वो ये तमाम अपार्टमेंट क्योंकि सेम बिल्डिंग के अंदर है, तो ये तमाम फैमिली सेम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगे। इसी तरह जब बहुत सारे कस्टमर्स सेम क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, बट स्टिल उनके डेटा को आपस में एक-दूसरे से आइसोलेट रखा जाता है। तो ये जो मिडलवेयर होता है, ये इस चीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है कि शेयर्ड एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकें, टेस्ट कर सकें, डिप्लॉय कर सकें। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है जैसे कि SaaS सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस जो होता है, ये एक रेडीमेड एनवायरनमेंट की तरह ही होता है, जैसे कि जीमेल है, गूगल डॉक्स है, सेल्सफोर्स है। तो यहाँ पर क्योंकि SaaS मेनली सिर्फ डेवलपर्स नहीं यूज़ कर रहे होते, तो ये एक जनरल एग्जांपल है। जितनी भी SaaS एप्लीकेशंस होती है उसमें आप सिर्फ सिंपली सर्विसेज़ जो पेड होती हैं, आप उन्हें रेंट आउट कर रहे होते हैं और डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और कंट्रोल करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से होती है। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि रेडीमेड एनवायरनमेंट एक ऐसा क्लाउड मैकेनिज़्म होता है यूजुअली प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के अंदर, जिसमें डेवलपर्स को प्री कॉन्फ़िगर्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिए जा रहे होते हैं, जिसमें वो तमाम टूल्स मौजूद होते हैं जो कोई एक कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए डेवलपर्स को चाहिए होती हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, डेटाबेसेस, मिडलवेयर, गवर्नेंस टूल्स। इससे क्या होता है कि डेवलपर्स होते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, उनको पूरा सेटअप खुद से करने की जो एफ़र्ट होती है वो उनकी नहीं लगती, टाइम बचता है, उनकी एफ़र्ट बच जाती है। ये मल्टी टेनेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को सपोर्ट करती है, यानी एक वक़्त में मल्टीपल यूज़र्स एक-दूसरे से आइसोलेट रहते हुए सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। और यूजुअली डेवलपर्स को ये सर्विस दी जाती है, रेडीमेड एनवायरनमेंट्स दी जा रहा था प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के अंदर, जिसमें फ़ौरन से सर्विसेज़ रेंट आउट करके, लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ये रेडीमेड एनवायरनमेंट एक फुल्ली फर्निश्ड घर की तरह होता है, जहाँ पहले से तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, आप सिंपली जाते हैं और वहाँ रहने शुरू करते हैं। सो यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, 87, 98, 99 तो चैप्टर 20 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो सो कमेंट डाउन बिलो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।